हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण विश्वकर्मा अरुण सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रीट एग्ज़ाम को लेकर। जैसा कि आपको पता होगा कि इसका जो एग्ज़ाम फॉर्म है 15 दिसंबर से स्टार्ट होकर 16 दिसंबर से स्टार्ट होकर 15 जनवरी तक इसके एग्ज़ाम फॉर्म फिल किए जा रहे हैं। और इसके जो डेट है वो भी फाइनल कर दी गई है। 27 फरवरी को इसका आपको एग्ज़ाम देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि रीट एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए हमारे पास आज की जिस डेट में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो आज 26 दिसंबर है। 26 दिसंबर से 26 जनवरी और फिर लास्ट 26 फरवरी। तो हम कह सकते हैं ओवरऑल हमारे पास 2 महीने का टाइम बचा है। तो हम बात करेंगे इन 2 महीने में हम किस तरीके से इस एग्ज़ाम की तैयारी करें ताकि हम अपना जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 60% जनरल कैटेगरी और जो रिजर्व कैटेगरी का जो भी क्राइटेरिया है उसको हम कंप्लीट कर पाएँ और हम अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो बचे हुए 2 महीने में किस तरीके से तैयारी करें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जो स्टूडेंट इससे पहले रीट का एग्ज़ाम दिए हुए हैं या फिर वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं क्वालिफाई नहीं हो पाए तो क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए उसके बारे में भी आज मैं बात करूंगा। इसके अलावा जो स्टूडेंट पहली बार इस का फॉर्म फिल करने वाले हैं तो वो कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्ज़ाम को 100+ मार्क्स ला के कैसे अच्छा स्कोर कर पाए उसके बारे में भी हम डिटेल में समझने वाले हैं। और मैंने खुद इस एग्ज़ाम में 100+ स्कोर किया है। 2022 का जो रीट एग्ज़ाम है मैंने भी क्वालिफाई किया है। तो साथ ही साथ मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपको बताने वाला हूँ, है ना। और जो क्या स्ट्रेटजी मैंने फॉलो की थी उस स्ट्रेटजी को भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पर 2 लेवल पर एग्ज़ाम होते हैं। एक होता है लेवल फर्स्ट और एक होता है लेवल सेकेंड। तो जो स्टूडेंट बीटीसी या फिर डीएलएड वगैरह या डीएड वगैरह डिप्लोमा जिसे हम कहते हैं वो किया होगा तो वो लेवल 1 के लिए एलिजिबल है। और जो स्टूडेंट बीएड करके बैठा है जिसका बीएड कंप्लीट है वो लेवल 2 के लिए एग्ज़ाम फॉर्म भरता है। तो मैं आज दोनों ही लेवल के लिए बात करने वाला हूँ। और दोनों ही लेवल में अगर आप देखेंगे तो लेवल 1 में जो एग्ज़ाम होता है वहाँ पर आपको 4 सब्जेक्ट लेवल 1 में आपको 5 सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे। और लेवल 2 में आपको जो 6 to 8 के लिए होता है उसमें आपको 4 सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे। ठीक, यहाँ पर लेवल 1 में अगर हम बात करें तो 5 सब्जेक्ट आपको सबसे पहला सब्जेक्ट मिलेगा सीडीपी, दूसरा जिसे हम साइकोलॉजी या मनोविज्ञान कहते हैं, दूसरा आपको मिलेगा 2 लैंग्वेज कोई भी, हिंदी इंग्लिश या संस्कृत, या फिर आप किसी विशेष स्थान से बिलोंग करते हैं जैसे मान के चलिए आपकी मराठी अच्छी है, सिंधी अच्छी है, या विशेष कम्युनिटी से अगर आप बिलोंग करते हैं, मान के चलिए आपकी उर्दू अच्छी है तो आप इनमें से किसी एक लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको कौन सी लैंग्वेज सिलेक्ट करनी चाहिए उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। अगर आप पहली बार फॉर्म फिल कर रहे हैं तो लैंग्वेज को बहुत अच्छे से सोच समझ के भरिए। ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट करने वाली है क्योंकि गलत लैंग्वेज सिलेक्ट करने से आपका एग्जाम क्वालिफाई करने से रुक भी सकता है। और जो लैंग्वेज है आपको किस तरीके से हेल्प करेगी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। और चौथा सब्जेक्ट होता है आपके पास मैथ्स। और लास्ट आपके पास जो सब्जेक्ट होता है लेवल 1 में वो होता है ईवीएस यानी पर्यावरण। अब इन सब्जेक्ट में अगर हम बात करें तो सबसे जो मेन और सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट अगर लेवल 1 के लिए अगर हम बात करें या लेवल 2 में भी अगर हम देखें तो सबसे मेन जो सब्जेक्ट है वो आपके पास है सीडीपी। अगर किसी भी स्टूडेंट की सीडीपी में पकड़ अच्छी है, सीडीपी अगर उसका स्ट्रोंग है तो डेफिनेटली वो इस एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर जाएगा। मैं आपको बता दूं सीडीपी में मैंने जो भी एग्ज़ाम दिया है मैंने आपको बता देता हूं। एमपी टेट के ग्रेड 1 ग्रेड 2 दोनों एग्ज़ाम को मैंने क्वालिफाई किया है। सी टेट पेपर 1 पेपर 2 दोनों मेरे एग्ज़ाम क्वालिफाई है। लेवल 2 का रीट का एग्ज़ाम भी मैं क्वालिफाई किया हुआ, ठीक है। इसके अलावा बीपीएससी का एग्ज़ाम भी मैंने क्वालिफाई किया है। और इन सब एग्ज़ाम में जो मैंने क्वालिफाई किया उसका मुझे प्लस पॉइंट ये नज़र आता है कि जो मेरा सीडीपी है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सीडीपी अगर आपका बेस्ट है तो आप कहीं ना कहीं से एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएंगे क्योंकि सीडीपी का अगर आप देखेंगे तो डायरेक्टली यहाँ से 30 मार्क्स का आपका जो पोर्शन है वो तो पूछा ही जाता है। लेकिन इनडायरेक्टली अगर आप देखेंगे तो अलग इसके अलावा 30 एक्स्ट्रा मार्क्स भी हम लेकर चल सकते हैं जो अदर सब्जेक्ट में जो टीचिंग मेथड आती है या शिक्षण विधियाँ जो आती है वो उसमें मैक्सिमम पोर्शन कहीं ना कहीं सीडीपी से रिलेटेड होता है। जब आप सीडीपी पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप शिक्षण विधियाँ पढ़ेंगे, है ना। वही शिक्षण विधियाँ आपको अदर सब्जेक्ट जैसे कि आप हिंदी में बात करें, इंग्लिश में बात करें, दोनों लैंग्वेज में बात करें, या फिर हम बात करें मैथ्स एंड संस्कृत,
या फिर ईवीएस, है ना। तो इनमें भी आप देखेंगे तो जो कंटेंट वाला पोर्शन होता है वो 20 मार्क्स का होता है। कई सब्जेक्ट में आपको 20 मार्क्स का देखने को मिलेगा और किसी सब्जेक्ट में आपको 15 मार्क्स का भी देखने को मिलेगा। और बाकी जो अदर 15 मार्क्स कह सकते हैं या फिर जिसमें कंटेंट 20 मार्क्स का होता है, उसमें जो 10 मार्क्स का जो कंटेंट होता है वो टीचिंग मेथड से होता है, वो शिक्षण विधियों से होता है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं 30 मार्क्स का जो आपको साइकोलॉजी वाला पैटर्न है या पोर्शन है वो पूछा जाता है। और आप ओवरऑल आप 30 से 40 मार्क्स अगर आप देखेंगे तो जो अदर सब्जेक्ट में टीचिंग मेथड है यहाँ से भी पूछा जाता है। और ये कहीं ना कहीं जब आप पढ़ाई करेंगे पढ़ेंगे आप तो देखेंगे ये सीडीपी के अंदर काफ़ी पोर्शन इसका कवर कर लिया जाता है ना। तो आप कह सकते हैं आप 70 से 80 मार्क्स बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे अगर आपका सीडीपी अच्छा है, सीडीपी पर अच्छी पकड़ है। तो सीडीपी पर अच्छी पकड़ कैसे होगी उसके बारे में भी आपको डिटेल में बताऊंगा। बिल्कुल मैंने किस तरीके से तैयारी की, मेरी क्या स्ट्रेटजी रही, उसके बारे में भी हम डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है, शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को आप ज़रूर देखिए। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो में हम रीड कर लेकर कोई भी गाइडलाइन या फिर हम कह सकते हैं कोई भी गाइडेंस अगर मुझे देना हो, कोई भी स्ट्रेटजी अगर बताना हो या किसी भी तरीके से मैं आपके एग्ज़ाम को लेकर कोई भी अगर हेल्प कर सकता हूँ तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। तो हम बात कर रहे थे सीडीपी। तो आप देखेंगे सीडीपी मैंने जितने भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किए उसमें एक बार में मैंने सब एग्ज़ाम क्वालिफाई किए। और उसका जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो सीडीपी। सीडीपी अगर आपकी बेस्ट है तो आप फिर ये एग्ज़ाम मेरे हिसाब से क्वालिफाई कर जाओगे, बहुत अच्छे नंबर के साथ क्वालिफाई कर जाओगे। 90 मार्क्स अगर आप जनरल कैटेगरी से तो 90 मार्क्स आपको लाने होते हैं, इससे प्लस ही आने वाले हैं क्योंकि सीडीपी का यहाँ मेन ज़्यादा रोल है। अब हम बात सिर्फ इसी की कर लेते हैं कि अगर आप पढ़ाई करें तो आपके पास 2 महीने का टाइम बचा है। और 2 महीने में इस 2 महीने में आपको सिलेबस भी कंप्लीट करना है, साथ ही साथ रिवीजन भी करना है। और फिर आपको लास्ट में आप देखेंगे तो आपको मॉक टेस्ट लगाना भी ज़रूरी है। तो इन 2 महीने के जो टाइम शेड्यूल आपके पास बचा उसको मैं किस अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके आपको बताऊंगा कि आपको कितने दिनों में सिलेबस कंप्लीट करना है और फिर आपको रिवीजन कैसे करना है और फिर मॉक टेस्ट कहाँ से कैसे किस तरीके से लगाना है। तो हम मान के चल रहे हैं ऑलमोस्ट हमारे पास 2 महीने का टाइम बचा है ना। और इन 2 महीने में मेरा सबसे पहला आपसे यही कहना है कि आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि आपके पास 40 दिन बचे और 40 दिन, इन 40 दिनों में आपको इसका जो पांचों सब्जेक्ट है उसका सिलेबस पूरा करना है। अब आपके पास अगर ये टारगेट है 40 दिन में पूरा कंप्लीट सिलेबस मुझे पढ़ना है, बाकी के जो आपके पास 20 दिन बचेंगे उस 20 दिन में आपको क्या करना है, रिवीजन करना है और मॉक टेस्ट देना है। रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें। और दूसरी चीज़ मॉक टेस्ट भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं एग्ज़ाम में। जब आप एग्ज़ाम देते होंगे, आपने इससे पहले भी दिए होंगे तो आपने ये महसूस किया भी होगा। अब हम बात करते हैं 40 दिन में हम कैसे अपना कंप्लीट सिलेबस कर सकते हैं। तो पहला सजेशन मैं आपको यही देना चाहूँगा, अगर आपके पास 40 दिन हैं और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास 3 तरीके हो सकते हैं तैयारी करने के। पहला तो आपके पास हो सकता है ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लें, क्योंकि कई आप देखेंगे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट वाले भी जैसे ही इसका जो नोटिफिकेशन आया उसको देख कर इसका जो बैच स्टार्ट उन्होंने कर दिया है। 2 महीने की तैयारी का आपको वादा करते हैं कि 2 महीने में हम किस तरीके से आपका 100+ स्कोर कराएंगे। तो ये बहुत सारे सिस्टम ऑफलाइन कोचिंग के द्वारा भी चलने लगे हैं। तो आपके पास पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप किसी भी यूट्यूब चैनल वाले का ऑनलाइन कोर्स परचेस कर सकते हैं। तो वो भी आपको या तो रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो अपलोड करके देगा या फिर आपको लाइव क्लास के दौरान भी बहुत जल्दी स्पीड में अगर आप देखेंगे तो 2 महीने के अंदर वो आपका सिलेबस कंप्लीट करके दे देता है जनरली। और तीसरा जो और सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन आपके पास बचता है तैयारी करने का, वो क्या है, सेल्फ स्टडी। तो तीसरा और सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करनी है। यूट्यूब चैनल पर अगर आप जाएंगे, अगर आप ऑनलाइन भी वीडियो देखेंगे तो आप देखेंगे आपके पास इतना टाइम नहीं है। और अगर आप देखेंगे तो यूट्यूब चैनल पे आप काफ़ी टाइम से जुड़े भी होंगे और आपने देखा भी होगा, कहीं ना कहीं आपने इससे पहले तैयारी भी की होगी। तो जो चीज़ें आप किताब में 15 मिनट के अंदर पढ़ लेते हैं वो यूट्यूब चैनल वाला आपको 1 घंटे के अंदर वो पूरा उतना कंटेंट डिलीवर करता है। अब आप मुझे ये बताइए कि आपके पास 2 महीने का टाइम है, 5 सब्जेक्ट का सिलेबस आपको कंप्लीट करना है। और अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आप अपना सब्जेक्ट का जो भी सिलेबस है वो पूरा कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यूट्यूब से पढ़ने वाला स्टूडेंट एक छोटे से टॉपिक को पढ़ने में भी 1 से 2 घंटा वेस्ट कर लेता है।
है ना। क्योंकि यूट्यूब चैनल वाले क्या करते हैं, आधी पंचायत करते हैं, आधा कंटेंट डिस्कशन करते हैं, और एक छोटे से टॉपिक को समझाने में भी वो घंटों लगा देते हैं। तो इससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो अब कैसे हम तैयारी करें उसके बारे में हम डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। तो सीडीपी की तैयारी के लिए मैं आपको सबसे पहले सजेस्ट करूंगा, आपको सेल्फ स्टडी करनी है। सेल्फ स्टडी कहाँ से करनी है, तो सेल्फ स्टडी आपको बुक से करनी है। बुक से कौन सी कैसी बुक से आपको परचेस करनी है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आपको देखो बहुत अच्छी और डीपली स्टडी करनी है, इस तरीके से करनी है कि अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया और उसके बाद अगर उससे कैसा भी किसी भी बारीकी से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो वो डेफिनेटली अगर आपसे बनेगा। तो ये पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ आपको उसकी बेसिक समझ और जो क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो जब तक आपका अच्छा नहीं होगा तब तक आप ऐसा स्कोर नहीं कर पाएंगे, अच्छे से अच्छा स्कोर मतलब। ठीक, तो कैसे करें तैयारी, तो उसके लिए हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको दो बुक सजेस्ट करूंगा जो कि बेसिक बुक है, एनसीईआरटी की बुक है सीडीपी के लिए। आप 11th क्लास की मनोविज्ञान और 12th क्लास की मनोविज्ञान देख सकते हैं। मैं यहाँ रख के भी बैठा हूँ, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप देखेंगे कि मेरे पास ये जो दो बुक आप देख पा रहे हो उनमें से फर्स्ट बुक है हमारे पास मनोविज्ञान। ये कक्षा 11वीं के लिए है और ये पूरी एनसीईआरटी बुक है। इस बुक के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो चैप्टर दिए होंगे बहुत डिटेल में दिए होंगे। ठीक है, और आप अपने चैप्टर को, इन जो चैप्टर दिए वो आपके सिलेबस से मैच करना। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें 9 चैप्टर दिए 11th क्लास की एनसीईआरटी बुक में। इन चैप्टर को अगर डिस्कस करें तो सबसे पहला दिया आपको मनोविज्ञान क्या है। मनोविज्ञान में जांच की विधियां, मानव व्यवहार के आधार, मानव विकास, ठीक, संवेदी अवधानिक एवं प्रत्यक्षिक प्रक्रियाएं, अधिगम जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है बाल विकास के अंदर या सीडीपी के अंदर। अधिगम से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। अधिगम की जो थ्योरी है कौन कौन से मनोवैज्ञानिक ने दी उससे तो आपको पढ़ना ही है। मानव स्मृति के बारे में, चिंतन और अभिप्रेरणा एवं संवेग। तो 9 चैप्टर आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। और इस एनसीईआरटी की अगर हम पढ़ने की बात करें तो इसमें लगभग 176 पेज है। वहीं अगर हम बात करें तो 11th के बाद जैसे अगर आप 11th पढ़ लेते हैं तो जब 12th क्लास पे आएंगे तो 12th क्लास में भी आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको इसके अंदर 9 चैप्टर आपको यहाँ भी देखने को मिल जाएंगे। उन चैप्टर को मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ दिया आपको पहला मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं, आत्म एवं व्यक्तित्व। व्यक्तित्व भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दूसरा जीवन की चुनौतियों का सामना, मनोवैज्ञानिक विकार, यहाँ से भी पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाते रहे हैं। चिकित्सा उपागम, अभिवृत्ति एवं सामाजिक संज्ञान, सामाजिक प्रभाव और मनोवैज्ञानिक कौशलों का विकास। इस तरीके से 9 चैप्टर आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे और सेम उतने ही पेज आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। अब ये सवाल आपके माइंड में आता होगा, क्या सर हम दोनों बुकों को 2 महीने के अंदर पढ़ सकते हैं? तो अगर आपका ये क्वेश्चन माइंड में आता है तो मैं बिल्कुल ईमानदारी से बताऊंगा, अगर आप ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं रीट के एग्ज़ाम को लेकर, आप पूरी तरीके से सीरियस है, तो आप ये 9 बुक को 2 महीने, जो 40 दिन में बोल रहा हूँ 40 दिन छोड़ो, आप 20 दिन के अंदर कंप्लीट कर लोगे। लेकिन मैं आपको ये सजेशन करूँगा, अगर यहाँ पर आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी है तो आप प्रीवियस ईयर आप थोड़ा सा लगाना, प्रीवियस ईयर का थोड़ा सा एनालिसिस करना। और अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस ईयर में यहाँ पर जो विकास के सिद्धांत होते हैं, विकास के सिद्धांत में अगर आप देखेंगे तो जीन पियाजे का सिद्धांत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी दूसरी बुक से पढ़ेंगे तो आप हो सकता है जीन पियाजे के सिद्धांत को पढ़ने के बाद पेपर में अगर उससे बहुत डीपली में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो हो सकता है ये पॉसिबिलिटी है कि आपसे क्वेश्चन ना बने। लेकिन अगर आपने इस बुक के द्वारा जीन पियाजे को क्लियर कर लिया तो फिर मैं ये श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि कैसे भी किसी भी तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो फिर जीन पियाजे का हर एक टाइप का क्वेश्चन इसके सिद्धांत से तो हर एक टाइप का क्वेश्चन आप बना पाओगे। ये विशेषता है इन दोनों बुक के अंदर, एनसीईआरटी के अंदर, कि अगर आपने पढ़ा है तो आपका जो माइंड मैप है इस तरीके से तैयार होगा सीडीपी को लेकर कि आप बहुत अच्छे से और बहुत बेहतर तरीके से सीडीपी के क्वेश्चन को डील कर पाओगे एग्जाम के अंदर। और यहाँ आपका जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा इन बुक के पढ़ने के बाद। तो मेरा सजेशन आपसे यही है कि आप इन 2 बुक को पढ़ सकते हैं। और 2 बुक को अगर आप पूरी नहीं पढ़ सकते तो आप जो मेन टॉपिक है ना, जैसे मैंने बताया अधिगम, अधिगम से यहाँ पर पूछा जाता है। अधिगम के जो सिद्धांत होते हैं, वाइगस की हुआ, स्किनर हुआ, ब्रूनर हुआ, है ना। तो ये जो पूरे
अधिगम के जितने भी सिद्धांत हैं वो आप इस बुक से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप इतना अच्छा स्कोर कर पाएंगे कि 100 प्लस आपके निश्चित मान के चलिए। वो मैंने आपको बताया, मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, मैंने ये आपको बताया कौन कौन से एग्ज़ाम मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किए, और उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लस पॉइंट है कि सीडीपी मेरी बेस्ट है। सीडीपी में मैंने काफ़ी मेहनत की है। दोनों बुकों को मैं आपको बताऊं ईमानदारी से तो मैं 3 से 4 बार मैंने खुद ने इनको पूरी तरीके से पढ़ा है। इसके बाद मैं अगर आपको एक और बुक सजेशन करूंगा वो है सिखवाल पब्लिकेशन की सीडीपी की बुक, साइकोलॉजी की बुक आती है। अगर आप इनको पढ़ सकते हैं तो इनको पढ़ने के बाद आप सिखवाल पब्लिकेशन की बुक पढ़िए, और वहाँ आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, तो वहाँ से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, यूट्यूब से आप बिल्कुल मत पढ़ना। यूट्यूब से अगर आपने पढ़ा तो आप अपना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर जाओगे यहाँ पर, और आप हो सकता है अपने इतने कम टाइम में आप अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो इन दोनों बुकों को मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, और ये दोनों बुकों को आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे अगर आप शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं तो 40 दिन तो बहुत है, 20 दिन के अंदर आप दोनों बुक को कंप्लीट कर जाओगे। ठीक है, तो आपको सीडीपी की तैयारी इस तरीके से करनी है, और सीडीपी में भी आपको सबसे ज़्यादा फोकस अगर करना है तो शिक्षण विधियों पर करना है। शिक्षण विधियां अगर आप देखेंगे तो साइकोलॉजी के टॉपिक के अंदर आपको इसी बुक में देखने को मिल जाएगी, या सिखवाल पब्लिकेशन में भी इसके डिटेल में बहुत अच्छे से दिया है। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा पहले आप इन बुक को पढ़िए, इसके बाद आप सिखवाल पब्लिकेशन की बुक पर जाइए। ठीक, दूसरी चीज़ शिक्षण विधियां जो इसके बारे में मैं बता रहा था, शिक्षण विधियों को आपको ज़्यादा फोकस करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे तो सीडीपी का पोर्शन तो आपका कवर होगा, बाकी जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था अदर जो चारों सब्जेक्ट और है वहाँ भी शिक्षण विधियाँ पूछी जाती है। तो शिक्षण विधियाँ अगर आपने यहाँ से अच्छी क्लियर कर ली तो आपको वहाँ उन सब्जेक्ट में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो आपको वो वाले जो पोर्शन होगा जो अदर सब्जेक्ट में जो पेडागोजी वाला पार्ट होता है वो भी आपका क्लियर अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो आपको सीडीपी की तैयारी ऐसे करनी है। अब हम बात करते हैं अदर सब्जेक्ट की, तो हिंदी और इंग्लिश, और तीसरी लैंग्वेज जो हमारे पास होती है वो होती है संस्कृत। जनरली 99% बच्चे इन तीनों लैंग्वेज को ही सिलेक्ट करते हैं। अगर आप पर्टिकुलर किसी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, अगर आप मान के चलिए मराठी आपको अच्छे से आती है तो फिर मैं यही सजेस्ट करूँगा एक लैंग्वेज आप मराठी चूज़ कीजिए। अगर आपकी सिंधी लैंग्वेज अच्छी है तो आप सिंधी लैंग्वेज को चूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी उर्दू ठीक है तो आप उर्दू को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जनरली बच्चे हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत को सिलेक्ट करते हैं। अब हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत में से भी हम कौन सी लैंग्वेज को सिलेक्ट करें, तो पहली लैंग्वेज मैक्सिमम बच्चे हिंदी को सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि हम हिंदी भाषी क्षेत्र के रहने वाले हैं। तो हिंदी कहीं ना कहीं हम बचपन से सुनते पढ़ते आ रहे हैं, तो हिंदी सबकी स्ट्रांग होती है, हिंदी पे सबकी अच्छी पकड़ होती है। ठीक, अंडरस्टैंड करने में या फिर जो ग्रामर का पोर्शन है वो एक बात अलग है, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है हिंदी का वो बिल्कुल सबका ठीक होता है। अब रही बात इंग्लिश और संस्कृत में कि हम कौन सी लैंग्वेज सिलेक्ट करें, तो अगर आपकी इंग्लिश और संस्कृत दोनों ही वीक है ना, इंग्लिश और संस्कृत दोनों ही अगर वीक है तो फिर मैं आपको सजेशन दूंगा कि आपको संस्कृत सेलेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश आप उतने अच्छे से कवर नहीं कर पाएंगे जितना आप संस्कृत कर पाएंगे। उसका रीज़न क्या है, तो आप देखेंगे जो संस्कृत के अंदर जो शिक्षण विधियाँ होती है, पेडागोजी वाला पार्ट होता है, वो A to Z मेल खाता है किससे? हिंदी से। हिंदी की शिक्षण विधियाँ और संस्कृत की शिक्षण विधियाँ लगभग सेम है। अगर आपने हिंदी की शिक्षण विधियाँ पढ़ी होगी तो वो आपको मदद करेगी संस्कृत की शिक्षण विधियाँ को सोल्व करने में। दूसरी चीज़ अगर आप देखेंगे तो जो हिंदी का जो ग्रामर वाला पोर्शन होता है वो भी लगभग सेम होता है किसके? संस्कृत के। तो अगर आपकी हिंदी की ग्रामर थोड़ी सी स्ट्रोंग है तो वो आपको मदद करेगी संस्कृत में भी। ठीक है, और दूसरी चीज जो पैसेज वगैरह आते हैं तो आप देखेंगे तो जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो इंग्लिश अगर आपकी अच्छी है तो ही आप इंग्लिश कर पाओगे, लेकिन संस्कृत का आप लगभग थोड़ा सा उसको हिंदी से कनेक्ट करते हुए पढ़ लेते हैं और कहीं ना कहीं वो आपको अंडरस्टैंड हो जाती है, आपके समझ में आ जाती है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, किस तरीके से हमसे क्वेश्चन में जानकारी मांगी गई है। तो संस्कृत आपके लिए बेस्ट रहेगी अगर आपकी दोनों ही वीक है तो। हाँ, अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तो फिर सेकेंड लैंग्वेज में आप इंग्लिश को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, और इसके जो पेडागोजी वाला पार्ट है वो तो आप सीडीपी की तैयारी करेंगे तो सीडीपी में जो आपका जो एक्स्ट्रा पार्ट है शिक्षण मेथड, टीचिंग मेथड, उसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा ताकि ये जो चारों सब्जेक्ट का जो पेडागोजी वाला पार्ट है ये अच्छे से कवर हो जाए।
ठीक है। तीसरा, हमने दोनों लैंग्वेज की बात कर ली। लैंग्वेज में अगर आप देखेंगे तो हिंदी में आपको अगर ग्रामर पढ़ना है तो आप देखेंगे कि जो राजस्थान गवर्नमेंट है उसकी एक बुक आती है ना, तो वहाँ आप राजस्थान गवर्नमेंट की एक बुक ले सकते हैं जिसमें आपको पूरा हिंदी का जो ग्रामर वाला पोर्शन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। या किसी भी कोई रेफरेंस बुक है जो जिसमें ज़्यादा त्रुटियां ना हो, आप उसको रेफर कर सकते हैं हिंदी ग्रामर के लिए। तो दोनों लैंग्वेज को आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स की प्रैक्टिस करने के लिए आपको सबसे पहले मैथ्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, है ना। मैथ्स का जो कंटेंट वाला पार्ट है वो आप भले ही यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैथ्स आप बुक से हो सकता है उतने अच्छे से ना समझ पाए, क्योंकि मैथ्स को जब तक कोई अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करेगा उसके कॉन्सेप्ट को, तब तक आप उसको अच्छे से नहीं समझ पाओगे। तो कंपैरिजन टू बुक पढ़ने से कहीं ना कहीं मैथ्स के लिए आप यूट्यूब वीडियो का सहारा ले सकते हैं। और मैथ्स के लिए मैं आपको इसी चैनल पर जो प्रीवियस ईयर पेपर है और प्रीवियस ईयर से जुड़े जितने भी टाइप के कॉन्सेप्ट हैं जो आगे पूछने की पॉसिबिलिटी है उनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, है ना। और नेक्स्ट वीडियो आप देखेंगे तो अगली वीडियो से आपको जो मैथ्स का पूरा सिलेबस या सिलेबस के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है पेपर है जो अभी तक पूछे गए हैं वो, और उसी से मिलते जुलते क्वेश्चन की सीरीज में स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको पूरा बेसिक से मैथ्स पढ़ाऊंगा और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिलीट करूँगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का भी मैं क्या करवाऊंगा, रिविजन कराने वाला हूँ। ठीक है, तो आप इस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपको स्ट्रेटजी बनानी है। तो आपको ये सब काम करना है 40 दिन के अंदर। अब बाकी के जो 20 दिन बचे हैं उन 20 दिन में आपको क्या करना है, तो 20 दिन में आपको टोटली पूरा रिवीजन करना है। और रिवीजन कहाँ से करोगे, कैसे करोगे, तो इन 40 दिन में जैसे आप तैयारी कर रहे हो, इन 40 दिन में आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाते चलने। हर एक सब्जेक्ट का आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। शॉर्ट नोट्स में आपको इस तरीके से सजा धजा के कॉपी में नहीं बनाना। आपको इतनी कम से कम लैंग्वेज में अगर एक कोई टॉपिक आपने पढ़ा, मान के चलिए जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत आपने पढ़ा है, तो उसमें जो सिद्धांत है उसमें कितनी स्टेज है, कौन से स्टेज में बच्चा किस तरह की क्रियाएं करता है, तो ये आपको छोटी छोटी जो जानकारी है उसको बहुत छोटे छोटे शब्दों में बहुत शॉर्ट नोट्स बनाकर आपको एक जगह पूरा कलेक्ट करके रखना है, ताकि ये आप जब रिवीजन करेंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो मॉक टेस्ट देने से पहले आपको रिवीजन करना पड़ेगा, और पेपर के पहले तो आपको जितना भी पढ़ा है रिवीजन तो करके जाना ही पड़ेगा। और रिवीजन कहाँ से करोगे, तो जैसे आपने ये बुक पढ़ी या बुक को डबल से तो आप पूरी रिवाइज करोगे नहीं, तो जब बुक पढ़ोगे तो बुक पढ़ने के दौरान आपको क्या करना है, छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बनाने हर एक टॉपिक के। और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनका तो आपको किसी भी हाल में नोट्स बनाना ही है, और नोट्स इस तरीके से बनाना है कि वहाँ भी आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, है ना। तो इस तरीके से आप रिविजन कीजिए। और किसी भी आप जैसे ही आपका रिवीजन कंप्लीट होता है तो लास्ट के 10 से 15 दिन में आपको एक मॉक टेस्ट डेली देना है। मॉक टेस्ट देने से आपको पेपर का थोड़ा सा एनालिसिस होगा कि पेपर किस टाइप से पूछे जाते हैं, क्योंकि कभी कोई चीज़ें हम पढ़ते रहते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हमसे ये चीज़ें बनने लगी है, लेकिन जब हम उसको टेस्ट के रूप में देखते हैं तो हम देखते हैं कि हम जो पढ़े हैं उसमें से भी हम क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो टेस्ट आपको थोड़ा सा ये बेनिफिट देने वाला है कि आपको जो एग्ज़ाम में जो फील का आप करते हो वो आपको एग्ज़ाम से पहले फील करने को मिलेगा। कहाँ कौन सी गलतियाँ हो रही, टाइम मैनेजमेंट में किस तरीके से आप दिक्कत उठा रहे हो, कहाँ कौन से टॉपिक पर या कौन से सब्जेक्ट पर आपको ज़्यादा टाइम देना है, कौन से सब्जेक्ट पर आपको कम टाइम देना है एग्ज़ाम को सोल्व करते टाइम। तो ये छोटी छोटी जो गलतियाँ बच्चे अधिकतर करते हैं, ये चीज़ें जो मॉक टेस्ट देने से क्लियर हो जाती है। तो ये चीज़ें आपको पहले समझ में आ जाती है ताकि आप उन गलतियों को एग्ज़ाम से पहले सुधार सकें। ठीक है, तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर आप पहली बार दे रहे हैं रीट का एग्ज़ाम तो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके आप रीट के अंदर 100+ मार्क्स फर्स्ट अटेम्प्ट में ला सकते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए। तो आज की इस वीडियो में मैंने जनरली जो डिस्कशन किया है वो लेवल 1 के लिए किया है। जो डीएड या बीटीसी या डीएलएड वाले बच्चे हैं जो लेवल 1 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। अगली वीडियो में हम लेवल 2 में जो आपका मेन सब्जेक्ट है उस पर कैसे हम काम करें 40 दिन में, और बाकी के जो 60 दिन में कैसे हम तैयारी करें। जो हमारे पास अभी का जो 60 दिन का टाइम पीरियड बचा है
उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। अगर मेरी स्ट्रेटजी आपको अच्छी लगी हो या अगर आपके कोई और सुझाव हो या कोई भी क्वेरी अगर आपके माइंड में रीट एग्ज़ाम को लेकर चल रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, हमें भी थोड़ी सी आपको और सजेशन देने या फिर हम कह सकते हैं और बेहतर क्वालिटी की वीडियो प्रोवाइड कराने के लिए हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। इसके लिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचता रहे। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में अगले किसी अपडेट के साथ। थैंक यू।